स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक आगे चलेगा। उस दिन आप लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। आज आप देखोगे उसी के आगे मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ। आप जानते हो जो टीथ हमारे चाइल्डहुड में निकलते हैं वो हमारे मिल्की टीथ होते हैं, और जब हम 6 से 8 साल की उम्र के आसपास पहुंचते हैं तो वो टीथ हमारे गिर जाते हैं। उनकी जगह पर हमारे नए टीथ निकलते हैं। तो इनिशियली जो टीथ आपके प्रेजेंट थे वो मिल्की टीथ, और उसके बाद जो टीथ आपके निकल के रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं उनको, वो आपके परमानेंट टीथ होते हैं जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं, या ओल्ड एज में जाकर के वो टीथ ब्रेकअप होते हैं। हमें उन्हीं टीथ के बारे में यहाँ पर देखना है। आप देखिए, ये 4 तरह के टीथ हमारे माउथ में पाए जाते हैं। इसमें से पहला आपका इंसीजर आपको ये नज़र आ रहा है, जो हमारे लोअर जा और अपर जा में सामने की तरफ टीथ पाए जाते हैं। नीचे लोअर जा में 4 और अपर जा में 2। ये इंसीजर्स कहलाते हैं। इनका काम किसी चीज़ को बाइट करना होता है। जैसे आप अमरूद खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो उस समय इनका मेन रोल होता है। इनके बगल में देखिए नेक्स्ट आपके पाए जाते हैं कैनाइन। थोड़े नुकीले से होते हैं, जिनसे आप किसी चीज़ को फाड़ते हैं या काटने का काम करते हैं। आपने देखा होगा जितने कार्निवोर्स होते हैं, उन कार्निवोर्स में ये कैनाइन बहुत लंबे होते हैं, जो फ्लैश को टीयर करने के लिए, फाड़ने के काम में आते हैं। इसके बाद फिर आते हैं प्रीमोलर, जिनको हम दाढ़ें भी कहते हैं। तो प्रीमोलर यानी कैनाइन के बाद जो टीथ पाए जाएंगे वो लोअर और अपर जा में प्रीमोलर होंगे, और सबसे लास्ट में आपके पाए जाते हैं मोलर टीथ, जो पीछे की तरफ आपके जो जबड़े में बैक साइड में पाए जाएंगे वो आपके मोलर होंगे। ये देखिए बैक साइड में ये मोलर टीथ हमारे लगे हुए हैं। ये मोलर हैं, इधर मोलर हैं, ये सारे मोलर टीथ हैं। यहाँ पर एक टेबल दी गई है। इस टेबल में देखिए टाइप्स ऑफ टीथ है। हमें यहाँ पर इनके नंबर काउंट करके लिखने हैं, और अपने माउथ में जो टीथ पाए जा रहे हैं उनका नंबर इसमें काउंट करना है। तो आप इसमें किसी पतली सी स्टिक की हेल्प से आप अपने टीथ को काउंट कर सकते हैं। कटिंग और बाइटिंग टीथ, यानी यहाँ पर आपको इस जगह पर आप अपने मोलर इंसीजर, जो इंसीजर हैं उनको आप लिखेंगे लोअर जा में और अपर जा में। जितने भी इंसीजर आपके पाए जा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे आप। अपर जा में 2 होंगे और लोअर जा में 4 होंगे। किसी का टूटा होगा तो वो नहीं लिखेगा, और उसका टोटल यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर टीयरिंग टीथ कैनाइन होते हैं। लोअर जा में कितने पाए जा रहे हैं, अपर जा में कितने पाए जा रहे हैं, और इन दोनों का टोटल यहाँ लिखा जाएगा। थर्ड है चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, जिसमें आपके प्रीमोलर और मोलर टीथ आते हैं। तो आपके लोअर जा में कितने हैं, अपर जा में कितने हैं, और दोनों का टोटल क्या होगा। क्लियर? इसी में ही आपको नीचे यहाँ पर आपको टोटल भी लिखना है, कि ऊपर वाली टेबल में, यानी इस लाइन का जो टोटल आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, जिसका मतलब आपके फुल माउथ में कितने टीथ प्रेजेंट हैं ये इंडिकेट होगा। कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हर एक के टीथ अलग अलग पाए जाते हैं।
आगे चलते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 2.3 दी गई है। इस 2.3 एक्टिविटी में करना है, 2 टेस्ट ट्यूब ली जाएंगी जिनको ए और बी टेस्ट ट्यूब नाम दे दिया जाएगा। इनके ऊपर लेबल लगा दिया जाएगा, ए टेस्ट ट्यूब का और बी टेस्ट ट्यूब का। पहली वाली टेस्ट ट्यूब में हम आधी चम्मच बॉइल्ड राइस यानी उबला हुआ चावल जो घर में हम लोग खाते हैं वो डाल देंगे। और दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में, जो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम लोग क्या काम करेंगे कि उन चावल को यानी 1 चम्मच चावल को मुंह में रख करके खूब चबाएंगे। करीब हमको 3 से 5 मिनट तक का उन चावलों को चबाना है। और चबाने के बाद फिर उन चावलों को निकाल करके इस टेस्ट ट्यूब में डालना है। इसके बाद दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, और जिससे जो भी हमने फूड मटेरियल दोनों टेस्ट ट्यूब में डाला है वो मिक्सअप हो जाए। और दोनों टेस्ट ट्यूब में कुछ बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की ऐड करेंगे। आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब ए में, जिसमें आपने नॉर्मल राइस डाला था, उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, लेकिन दूसरी टेस्ट ट्यूब में कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है? क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा, इसमें आपने क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी स्टार्च सॉल्यूशन में आयोडीन ऐड की जाती है तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी स्टार्च की प्रेजेंस बताता है। तो टेस्ट ट्यूब ए में आपका स्टार्च प्रेजेंट है और बी टेस्ट ट्यूब में आपका कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा इसको समझिए। जब चावल को हमने मुंह में डाला और चबाया तो हमारे माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, कि हमारे माउथ में सिलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, और वो सलाइवा जो फूड में स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो चावल के अंदर जितना स्टार्च था, जब हमने चबाया, चबाने से क्या होगा, सलाइवा फूड के साथ रिएक्शन करेगा और उस फूड में जो भी स्टार्च है, चावल में जो भी स्टार्च प्रेजेंट है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा। और जब शुगर वाला सब्सटेंस इस टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे तो वो आयोडीन टेस्ट में रिजल्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन केवल स्टार्च वाले मटेरियल को ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट करता है, बाकी किसी को नहीं करता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा सलाइवा, उसमें ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को शुगर में बदल देता है। आपने देखा भी होगा कि यदि आप रोटी का एक टुकड़ा काफ़ी देर तक का मुंह में चबाते हैं तो वो आपको मीठा लगने लगता है। उसका कारण होता है कि वो स्टार्च आपका शुगर में कन्वर्ट हो गया और शुगर का टेस्ट स्वीट होता है, जिसकी वजह से वो आपको मीठा लगता है। नेक्स्ट है स्वीट एंड टूथ डिके। आप जानते हो आपको स्वीट्स बहुत पसंद है, और यही चीज़ बैक्टीरिया को भी बहुत पसंद है कि बैक्टीरिया भी आपके माउथ में पाए जाने वाले स्वीट को यानी शुगर को यूज़ करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। तो क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बहुत सारा फूड आइटम हमारा दांतों और मसोड़ों के बीच में छोटा सा गैप होता है, उसमें फंस जाता है। वो बैक्टीरिया, माउथ के बैक्टीरिया, उस फूड को यूज़ करते हैं और उसमें पाए जाने वाले जितना भी स्वीट सब्सटेंस हैं उनका यूटिलाइज करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो एसिड हमारे टीथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल पाया जाता है, आप जानते हो आपके दांत बहुत मजबूत होते हैं और ये मजबूती इनको मिलती है दांतों के इनेमल से, यानी दांतों के ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है जिसे टूथ इनेमल कहते हैं।
लेकिन जब बैक्टीरिया ने फूड को इनटेक किया तो उसने प्रोड्यूस कर दिया एसिड, और वो एसिड इस एनामल को रिएक्ट करता है और धीरे धीरे इस एनामल को गला देता है। यानी आपके टूथ की जो हार्डनेस है वो वीक हो जाएगी और तब आपको ठंडी और गर्म चीज़ें आपके दांतों में लगने लगेगी। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? इसके लिए हमें ब्रशिंग करना चाहिए। इसीलिए बताया जाता है कि ब्रशिंग दिन में 2 बार करनी चाहिए, और यदि आप 2 बार नहीं कर सकते हैं तो रात में अवश्य ब्रशिंग करें, क्योंकि रात में जब आप ब्रशिंग करेंगे उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि कोई भी फूड आइटम जो आपके माउथ में था वो ब्रशिंग की वजह से हट जाएगा, और बैक्टीरिया को खाने के लिए कोई भी फूड मटेरियल नहीं मिलेगा, जिससे बैक्टीरिया की संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि आप मॉर्निंग में ब्रशिंग करते हैं तो उसका नुकसान देखिए कि रात में आपने फूड जो इनटेक किया, रात भर बैक्टीरिया ने उसको यूज़ किया और अपनी संख्या बढ़ा ली। सुबह जब आपने ब्रशिंग करी तो कुछ बैक्टीरिया उसमें से आपके हट गए, लेकिन पूरी तरह से ब्रशिंग से बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि आपको ब्रशिंग करनी है तो उसको रात में ब्रश अवश्य करना चाहिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट आपका ये डाइजेशन का आपको पूरा एक्सप्लेन हमने फर्स्ट उसमें कर दिया है। डायरिया, डायरिया क्या होता है? आप जानते हो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस दैट द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को डायरिया बोलते हैं, और ये डायरिया हमारा इन्फेक्शन से होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें हमारे कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, या स्पॉइल्ड फूड इनटेक किया, उसमें बैक्टीरिया मौजूद है और वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पहुंच करके लूज मोशन कॉज कर देगा, जिससे बॉडी का बहुत ज़्यादा वाटर बाहर निकल जाता है। आप जानते हो हमारी बॉडी में 70% वाटर पाया जाता है, और यदि 5% वाटर भी कम होता है यानी 65% पे आता है तो पेशेंट की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट में वाटर की कमी ना पूरी हो, वाटर की कमी ना हो जाए। इसलिए उस कमी को पूरी करने के लिए पेशेंट को ORS का सलूशन दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सलूशन। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है ORS। आपने ऐड में देखा भी होगा कि ORS का घोल पिलाना चाहिए, यानी कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा थोड़ा पानी जिसमें आपका शुगर हो, सॉल्ट हो, और आप टेस्ट के लिए उसमें कोई भी नींबू वगैरह डाल सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है ORS बनाना कि यदि आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो उस 1 लीटर पानी में आप 2 चम्मच शुगर ले लें और आधा नींबू उसमें निचोड़ दें, डिज़ोल्व कर लें अच्छी तरह से। यह आपका ORS सलूशन तैयार हो गया, जिसको आप समय समय पर पेशेंट को दे सकते हैं। मान लीजिए कंडीशन क्रिटिकल है तो शुगर की जगह पर आप ग्लूकोज का उपयोग करें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। शुगर जो आप देंगे वो शुगर पहले ब्रेकअप होगा, ग्लूकोज बनेगा, तब एनर्जी मिलेगी। इसलिए यदि आप ग्लूकोज यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट एनर्जी उसको मिल जाएगी पेशेंट को, और पानी की कमी भी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। ओके बच्चों, आप लगता है आप सभी को समझ में आया। यदि कोई डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।